कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ चिट्ठी को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 20 चिट्ठी। बलराम स्कूल से लौटा तो देखा कि आज फिर उसके पिता दयाराम घर जल्दी लौट आए। बलराम 9वीं कक्षा में पढ़ता है। उसके पिता दयाराम स्थानीय डाकघर में डाकिया हैं। बलराम ने पूछा, बाबू आज फिर आप जल्दी आ गए? हाँ, क्यों? क्या तू मेरा अफसर है जो इस तरह पूछ रहा है? कुछ गुस्से में दयाराम ने बोला। नहीं, मैंने सोचा तबीयत ठीक तो है। कहता हुआ बलराम अंदर कमरे में चला गया। बिना बटी चिट्ठियों का बंडल यानी ढेर रखा देखा। बाबू, डाक तो घर पर ही रखी है, इन्हें आज नहीं बांटा क्या? बलराम ने कहते हुए दयाराम का पारा चढ़ गया, यानी अब वो गुस्सा हो गया। गुस्से से तनतनाते हुए बलराम की माँ से बोला, गुस्से में वो बोला, सुशीला इसे समझा दो कि यह बार बार मेरे काम में टांग न अड़ाए, यानी मुझे परेशान न करे, वरना किसी दिन मेरा हाथ इस पर उठ जाएगा। बलराम कुछ नहीं बोला, वहां से हट गया और किताबें कॉपियां संभाल कर रखने लगा। दयाराम अभी बड़बड़ा रहा था, चिट्ठियां नहीं बांटी तो क्या हो गया, कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला है, आज नहीं तो कल बट जाएगी। कहते कहते दयाराम चला गया और पड़ोस के बंसी मैकेनिक के यहाँ जाकर ताश खेलने लग गया। मैकेनिक यानी जो सही करने वाला बंदा होता है, गाड़ियों को असली पुंजर सही करता है वो। बलराम को भूख लगी, हाथ मुंह धोकर आया, तब माँ से खाना गरम कर दिया। बलराम ने खाते खाते माँ से पूछा, माँ बापू अपनी ड्यूटी छोड़कर अक्सर क्यों घर चले आते हैं? मैंने कई बार समझाया बेटे, पर मेरी नहीं सुनते। लेकिन कभी बापू के अफसर को पता चल गया तो क्या, वह सजा देगा और क्या। फिर कुछ रुककर माँ ने कहा, डाकिया अगर रोज चिट्ठी न बांटे और घर पर रख ले तो यह गैर कानूनी है। गैर कानूनी अर्थात कानून के खिलाफ है। कभी कोई हादसा हो जाए, चिट्ठियां जल जाए, फट जाए या मुसीबत में पड़ जाए तेरे बापू, फिर चिट्ठियों में चेक ड्राफ्ट भी होते हैं, सरकारी हुक्म यानी आदेश भी होते हैं। कोई शिकायत कर दे तो इनकी बुरी नीयत से चिट्ठियां घर पर रोकी है तो लेने के देने पड़ जाएंगे कि नहीं? अब ये दोनों माँ बेटे अपने उसमें बात कर रहे हैं। तो बाबू क्यों करते हैं? बलराम ने पूछा। कहते हैं, धूप नहीं देखती? मैं क्या इंसान नहीं हूं जो इतनी तेज धूप में चिट्ठियां बांटूंगा? कभी कहते हैं इतनी तेज बारिश हो रही है, घर चला आया। कभी कहते हैं इतना बड़ा इलाका दे दिया रखा है, चिट्ठियां बांटते बांटते शाम हो जाती है। डाक बाबू से जितनी बार कहा है कि इलाका कम कर दो, पर वो सुनते ही नहीं, अपनी मर्जी से काम करते हैं। यह तो कोई बहाना नहीं हुआ, ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। बलराम ने कहा, लोगों को समय पर चिट्ठी मिलनी चाहिए, इसमें लोगों की क्या गलती है कि उन्हें आज की चिट्ठी कल मिली। उस दिन स्कूल में छुट्टी थी। बलराम कुछ दोस्तों के दिन में कैरम खेलने का प्रोग्राम बनाया। बलराम तो चैंपियन था, उसे तो जाना ही था। उसने इरोज कॉलोनी में संदीप के घर पहुंचना था, लेकिन जब बलराम पहुंचा तो संदीप उसे बाहर ही उदास बैठा मिला। क्या बात है, तू कुछ परेशान है? हाँ यार, मेरे बड़े भैया कई महीनों से नौकरी के लिए परेशान है। पिताजी रिटायर यानी अब सेवानिवृत्त होने के बाद से हमारे घर की हालत अच्छी नहीं है। पिताजी की पेंशन से गुजारा नहीं होता। बड़े भैया का मुश्किल से एक जगह चयन हो गया था और उन्हें नियुक्ति पत्र भेजा गया। पत्र में नौकरी पत्र आने की तारीख कल थी, लेकिन पत्र आज मिला। भैया जब वहां गए तो पता चला कि नौकरी अब दूसरे नंबर वाले को दे दी गई। पत्र अगर कल ही मिल जाता तो भैया के हाथ में नौकरी आ जाती ना। न जाने कहाँ पड़ी रही वह चिट्ठी, डाकखाने वालों को भी न जाने क्या हो गया है। बस यार, इसीलिए आज घर में सबका मूड खराब है। यानी एक चिट्ठी ने उसकी खुशियां छीन ली थी। बलराम ने सारी बात सुनी तो उसका दिल धक रह गया।
कहीं वह चिट्ठी बांटने में उसके पिता का हाथ तो नहीं था, पर वह इस सवाल को अपने मन में ही दबा गया था, क्योंकि उसके इन दोस्तों को यह मालूम नहीं था कि उसके पिता भी डाकिया हैं। तभी संतू आ गया। वह भी इरोज कॉलोनी में रहता है। संतू के आते ही कहा, यार आज कैरम का प्रोग्राम कैंसिल करो। संदीप बोला, मैं भी यही कहने वाला था, पर सोचा कि बलराम इतनी दूर से आया है। अरे यार गोली मारो कैरम को, मूड अच्छा ना हो तो कैरम खेलने में क्या मजा आएगा, बलराम ने कहा। फिर उसने संतू से पूछा, लेकिन तेरा मतलब है कि सब ठीक तो है? ठीक तो नहीं है, मेरी दीदी कल से परेशान है। वह बैंक की परीक्षा में बैठने वाली थी, उनका एडमिशन कार्ड आने वाला था। कल से परीक्षा शुरू हो गई और एडमिशन कार्ड आज डाक से आया, जबकि इस शहर में सबके कार्ड परसों आ चुके थे। कल भी कार्ड आ जाता तो 2 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा में दीदी बैठ जाती, पर लगता है उनकी किस्मत ही खराब है। बस कल से रोए जा रही हैं, न कुछ खाया न पिया। करें क्या, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर अपना वश नहीं चलता, जैसे चिट्ठियों का आना। संतू की बात सुनकर तो बलराम का जैसे माथा ही चकरा गया, पर उसने अपने को तत्काल संभाल लिया। उसे लगा कि इन जैसे घटनाओं के लिए इसी रूप में वह जिम्मेदार यानी उत्तरदायी है, क्योंकि उसके पिता भी तो डाकिया हैं। वह भी अक्सर चिट्ठियां बांटने के बजाय अपने घर में ले जाते हैं और फिर जब मन होता है तब उन्हें बांटते हैं। बलराम संदीप और संतू के पास ज्यादा देर नहीं रुका, सीधे घर चला। दयाराम आज भी जल्दी घर आ गया था। वह चिट्ठियों का बंडल एक तरफ फेंक कर बैठ गया। माँ ने चाय लाकर दी। दयाराम ने चाय पी और उठकर ताश खेलने चला गया। बलराम इतनी देर तक सिर्फ दिखावे के लिए किताब खोल के बैठा रहा। उसके दिमाग में अजीब तूफान मचा था। संदीप और संजू के साथ हुए हादसे से वह बहुत परेशान था। वह मन ही मन यह चाह रहा था कि हे भगवान, इस काम के लिए मेरे बापू न दोषी हो, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आखिर वे दोस्त मेरे अपने हैं, बाबू भी मेरे पिता हैं। इसके कारण यदि मेरे दोस्तों को दुख पहुंचता है तो भला इसके लिए मैं अपनी को कैसे क्षमा यानी माफ कर पाऊंगा। बलराम इसी तरह के विचारों में खोया इंतजार कर रहा था कि कब उसके पिता चाय पीकर बाहर जाएं और वह देखे कि चिट्ठियों पर किस इलाके के पते लिखे हुए हैं। वह यह जानना चाहता था कि कहीं बाबू की ड्यूटी इरोज कॉलोनी में तो नहीं। दयाराम के जाने के बाद बलराम अपनी जगह से उठा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। माँ तो अपने काम में जुट लगी थी। बलराम धीरे धीरे चलकर चिट्ठियों के बंडल के पास पहुंचा। बंडल उठाकर देखा तो किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। बंडल हाथ से छूटकर गिर गया। जिस बात की आशंका यानी शक था वही हुआ। दयाराम की चिट्ठियों का बंडल इरोज कॉलोनी का ही था। इसके सामने संदीप के बड़े भैया का उदास चेहरा और अगले ही क्षण में संतू की रोती हुई बहन की छवि उसके सामने आ गई। बलराम निश्चल सा वही खड़ा रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। बलराम की तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर उसने रात को खाना नहीं खाया। वह सारी रात बेचैन रहा और अपने पिता की गलती से हो रहे दुखद परिणामों की भयावहता के बारे में सोचने लगा। वह सोच रहा था कि ऐसी न जाने कितनी घटनाएं होंगी और कितने लोग दुखी हो रहे होंगे। 3-4 दिन बाद की बात है। दयाराम अपने साथी डाकिये के साथ डाकघर में चिट्ठियां छांट रहा था। तभी एक साथी ने जोर से कहा, ये लो दयाराम, आज तो तुम्हारे नाम की चिट्ठी आई है। यह कहते हुए उसने चिट्ठी का लिफाफा दयाराम को फेंक दिया। मुझे किसने लिखी है चिट्ठी? कहते हुए दयाराम ने लिफाफा उठाया और खोलकर उसके अंदर रखी चिट्ठी पढ़ने लगा। ऊपर लिखा था, डाकिया पिता के बेटे का नाम, बेटे का पत्र। फिर लिखा था, आदरणीय बाबूजी, आपसे जो बात कहना चाहता हूँ वो शायद आप सामने बैठकर न सुनेंगे, इसीलिए यह पत्र लिख रहा हूँ। बाबू बहुत सी चिट्ठियाँ आप बिना बांटे ही घर ले आते हैं, उन्हें 1-2 दिन बाद बांटते हैं। इस तरह आप गैर कानूनी काम तो करते ही हैं, चिट्ठी पाने वालों को भी भारी नुकसान यानी हानि उठानी पड़ती है। जैसे मेरा दोस्त संदीप का भाई के हाथ से नौकरी इसीलिए छूट गई क्योंकि उसके नियुक्ति पत्र को 1 दिन देर से उसे मिला।
इस तरह संतू की बड़ी बहन बैंक की परीक्षा में इसलिए नहीं बैठ सकी क्योंकि एडमिशन कार्ड वाली चिट्ठी आपने देर से बांटी। इन दोनों घटनाओं ने मेरा मन बहुत दुखी कर दिया और लगता है कि अपने दोस्त के साथ आप अपराध मैंने ही किया है। बाबू, आपने कभी सोचा है कि चिट्ठियां बांटने का काम केवल डाक खाने की ड्यूटी नहीं, बल्कि यह तो एक पवित्र और पुण्य काम है। चिट्ठियां बांटकर आप कितने ही घरों के प्रियजनों यानी प्यारे लोगों तक संदेश पहुंचाते हैं। कितने ही भूले बिसरों को खत पहुंचाकर आप दुखी दिलों के आंसू पहुंचते हैं मतलब धैर्य प्रदान करते हैं, धीरज देते हैं। किसी दुखी माँ को उसके बेटे की खैरियत का संदेश देते हैं, कुशलता का। किसी मजबूर को उसके बेटे द्वारा भेजे गया मनी ऑर्डर देते हैं। किसी को परीक्षा फल की खुशी, किसी को नौकरी लगने की खुशी, शादी के शुभ समाचार भी देते हैं और किसी की मृत्यु की खबर भी पहुंचाते हैं। कितनी जिम्मेदारी का काम करते हैं आप। लोगों को समय पर संदेश मिल जाए तो आपको अनजाने में ही इसका पुण्य मिल जाता है, लेकिन 1 या 2 दिन रोककर जब आप संदेश भेजते हैं तो अनजाने ही कितने बड़े पाप के भागीदार बनते हैं आप। संदीप के भैया और संतू की दीदी के दिलों से निकली आह यानी जो कराह है और उसकी पीड़ा क्या आप झेल सकेंगे। मुझे तो लगता है कि आप अपनी सेवाओं के बदले बद्दुआएं यानी बुरी दुआएं अपने लिए बटोर रहे हैं। इससे क्या आप सुखी रह पाएंगे? क्या इस पाप का असर हम पर नहीं होगा? मुझे क्षमा कीजिए कि मैं आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखने का साहस कर बैठा। मुझे विश्वास है कि मेरा यह पत्र पढ़कर आप अब रोज चिट्ठियां बांटा करोगे। इस तरह आप चिट्ठियां नहीं खुशियां बांटोगे तो बदले में सब खुशियां पाएंगे। दयाराम ने चिट्ठी पढ़ी, उसकी आंखों से टप टप आंसू बह निकले। साथियों ने पूछा क्या बात है, तो उसने आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा कर कहा कुछ नहीं, मेरी अपनी बात है, मगर तुम सब लोगों के लिए है, तुम भी पढ़ो। और अपने बलराम का पत्र साथियों की तरफ बढ़ा दिया। दयाराम को अपने बेटे पर गर्व हुआ। वह न केवल सच्चाई और ईमानदारी में विश्वास करता है, बल्कि वह निर्भीक यानी निडर बच्चों में से है, जो अपने पिता से उसके गलत काम के लिए कुछ कहने का साहस भी रखता है। बलराम ने जिस सहनशीलता से सारी बात कही, उसके साथी जातियों ने भी उसकी प्रशंसा की। शाम को दयाराम घर पहुंचा तो आज उसके हाथ में चिट्ठियों का बंडल नहीं, उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। उसने बलराम को मुस्कुराकर गले लगा दिया और कहा शाबाश, लो गुलाब जामुन खाओ, तुम्हें पसंद है ना? और बलराम मुस्कुरा दिया। पास खड़ी सुशीला पिता पुत्र की मुस्कान देखकर बहुत ज्यादा आनंदित हो गई। इस पाठ की रचयिता है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।